दोस्तों, सबसे पहले तो इस न्यूज़ हेडलाइन को देखिए। स्वर्ग कोकिला के नाम से फेमस लता मंगेशकर ने 1983 वर्ल्ड कप जीतकर आई टीम इंडिया के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे, क्योंकि उस टाइम बीसीसीआई की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। 1983 के इस सैलरी शीट के अकॉर्डिंग ये हर प्लेयर को 1500 रुपये की मैच फी और 200 रुपये पर डे के हिसाब से अलाउंस दिए जाते थे। बीसीसीआई के पास अपने हीरोज का सम्मान करने के भी पैसे नहीं थे, और इसीलिए लता मंगेशकर बीसीसीआई के लिए फ्री कॉन्सर्ट करती है, और इस कॉन्सर्ट में कुल 20 लाख रुपए जोड़े जाते हैं। इनके मदद से टीम की हर एक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। अब दोस्तों, वो एक दिन था और आज का एक दिन है जब भारतीय क्रिकेटर लाखों करोड़ों में खेलते हैं। जिन वर्ल्ड कप हीरोज का सम्मान करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे तक नहीं थे, वही वर्ल्ड कप आज भारत होस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि भारत इस वर्ल्ड कप को क्यों होस्ट कर रहा है, आखिर हमें इससे क्या फायदा होने वाला है, कैसे भारत की बीसीसीआई आज पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट पर डोमिनेंस करती है, जिसे इंग्लैंड ने सिर्फ मैच के 2 टिकट देने पर बेइज्जत किया था, और बीसीसीआई की इस सफलता में रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ने सबसे अहम रोल कैसे प्ले किया है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बीटीटीवी की इस पब्लिश आर्टिकल की माने 2023 के इस वर्ल्ड कप की कमाई से भारत की इकोनॉमी को $2.4 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने वाला है। 15 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच चलने वाले इस टूर्नामेंट में पूरे वर्ल्ड से 10 टीम पार्टिसिपेट करने वाली है, जो कि भारत के अलग अलग वेन्यूज पर 48 मैच खेलेगी। और दोस्तों, जिस देश में क्रिकेट को एक खेल नहीं बल्कि धर्म माना जाता है, वहाँ जब क्रिकेट का यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट दस्तक देगा तो ऑडियंस की भीड़ लगना तो स्वाभाविक सी बात है। तो फिर चाहे टीवी हो या फिर मोबाइल स्क्रीन, करोड़ों लोग हर एक बॉल को बड़े ध्यान से देखते हैं। और दोस्तों, जहाँ लोगों का अटेंशन, वहाँ ब्रांड्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान अगर कोई भी ब्रांड सिर्फ 1 सेकंड का भी ऐड करना चाहता है तो उसे लगभग 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे, जो कि 2020 में हुए वर्ल्ड कप से 40% ज्यादा है। सिर्फ टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप से ही वर्ल्ड कप के दौरान करीब 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। बीसीसीआई अच्छे से जानती है कि वर्ल्ड कप के दौरान अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखने के लिए मैदान पर ऑडियंस जमकर आने वाली है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अंदाजा लगाया गया है कि वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ 2200 करोड़ रुपए टिकट सेल से ही आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी दर्शक मैच देखने के लिए ग्राउंड पर आएगा, वो खाने पीने और मर्चेंडाइज पर तो खर्च करेगा ही, जो कि लगभग बीसीसीआई को 400 से 700 करोड़ तक कमा कर ही देगा। अब दोस्तों, जब आप घर बैठकर मैच देखने वाले हैं, तो आपको मैच देखने में अकेले कहाँ ही मजा आता है। हम अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ मैच देखना पसंद करते हैं, और इसी दौरान कुछ खाने पीने की चीजें भी जरूर लाई जाती है। अब तो लोगों के पास स्विगी और जोमेटो के ऑप्शंस मौजूद है, तो ऐसे में ऑडियंस घर बैठे ही खाना ऑर्डर कर देते हैं। और इस दौरान दोस्तों, हम जो भी खर्चा करते हैं वो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करने के लिए टीम्स चाहे होटल्स में रुके या फिर प्लेन में ट्रैवल करे, हर एक चीज का बेनिफिट हमारे लोगों को ही होता है, जो कि वर्ल्ड कप की कमाई का 150 से 200 करोड़ तक ऐड कर देता है। साथ ही इन प्लेयर्स को देखने विदेशों से खूब सारे फैंस भी आते हैं, यहाँ होटल्स बुक कर दे और खाने पीने और घूमने पर भी खर्च करते हैं, जिसका करीब आप 850 करोड़ रुपए जोड़ ही सकते हैं। इस तरह से अगर इन सभी चीजों को हम अगर एक साथ जोड़े तो वर्ल्ड कप से भारत की इकोनॉमी को 18 से 22,000 करोड़ रुपए तक का बूस्ट मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों, वर्ल्ड कप का होस्ट बनना इतना आसान भी नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश ऐसे वर्ल्ड कप का होस्ट करने की दावेदारी पेश नहीं कर सकता। अभी मान लीजिए हम 2027 के वर्ल्ड कप ओडीआई होस्टिंग के लिए कोई दावेदार ढूंढ रहे, तो एक कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस की जाएगी, जिसमें 2027 का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड कंट्रीज बिड करेगी। इसके बाद एक कमेटी, जिसमें सभी क्रिकेट बोर्ड्स के चीफ शामिल होते हैं, वो बिड करने वाली कैंडिडेट के बीच में मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को चुनते हैं। और इस दौरान सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो देश फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है जो कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को होस्ट कर सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश की बात करें तो इस देश की इकोनॉमी इस इवेंट को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। इसके अलावा देखने वाली बात तो ये भी होती है कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ना सिर्फ टीम्स की मैचेस को कंडक्ट कर पाए, बल्कि उस देश से हजारों संख्या में आए क्रिकेट फैंस के स्वागत में भी कोई कमी ना छोड़े। हमारा पड़ोसी देश कई सालों से वर्ल्ड कप कराने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वर्ल्ड कप की मेजबानी को पाकिस्तान से दूर ही रखा गया है। लास्ट में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होता है कि जिस भी देश में वर्ल्ड कप हो रहा है, उस देश में पर्याप्त मात्रा में फैंस भी मौजूद होने चाहिए,
क्योंकि अगर फैंस ही नहीं होंगे तो फिर मैच के दौरान स्टैंड्स भी खाली पड़े रहेंगे और क्रिकेट का रोमांच भी फीका नजर आएगा। वैसे इन फ्यूचर की आपको एक बात बता देता हूँ कि 2027 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर ही होस्ट करने वाला है। और 2031 में यह टूर्नामेंट फिर से भारत लौटेगा, जहां बांग्लादेश भी मिलकर हमारे साथ सहयोग करेगा। इसके अलावा 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी भारत और श्रीलंका मिलकर ही होस्ट करने वाले हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद वर्ल्ड कप में भारत और हमारे क्रिकेट काउंसिल बोर्ड BCCI का क्या महत्व है ये आप समझ ही चुके होंगे। चाहे IPL हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, ये खेल भारत में इस तरह से पॉपुलर है कि ICC का टोटल अर्निंग का मेजर हिस्सा हमारे देश से आता है। और यही कारण है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे एक समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करते थे, आज उस पर पूरी तरह से BCCI का कंट्रोल है। लेकिन क्रिकेट जगत पर भारत का डोमिनेंस पहले से ही ऐसा नहीं था, बल्कि आज से 40 साल पहले कंडीशन तो कुछ ऐसी थी कि 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को मैच के 2 टिकट एक्स्ट्रा देने से साफ मना कर दिया था। एक्चुअली कुछ हुआ यह था कि 1983 के वर्ल्ड कप में भारत ने जब अपनी जगह बनाई थी, तो उसी दौरान हमारे देश के एक यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे भी इंग्लैंड के दौरे पर आए हुए थे और मिनिस्टर साहब अपनी पत्नी के साथ उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस समय के BCCI प्रेसिडेंट NKP साल्वे से उनके लिए 2 टिकट का इंतजाम करने की मांग की। लेकिन जब यह बात NKP साल्वे इंग्लैंड बोर्ड से करते हैं तो उनकी मांग सिरे से खारिज कर दी जाती है, जो कि सरेआम भारत की बेइज्जती करने वाली बात थी। अब इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड के जमीन पर वर्ल्ड कप जीतकर भारत का तिरंगा लहरा देती है, लेकिन BCCI को वो बेइज्जती गले से नहीं उतर रही थी। साल्वे फैसला करते हैं कि वर्ल्ड कप की होस्टिंग पर इंग्लैंड की मोनोपोली को तोड़कर ही दम लेंगे। एक्चुअली दोस्तों, उस टाइम क्रिकेट जगत पर इंग्लैंड का डोमिनेंस हुआ करता था और 1975 से 1983 के बीच हुए इन तीनों वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने ही होस्ट किया था। इंग्लैंड के अलावा किसी भी और देश को वर्ल्ड कप जैसा मेजर टूर्नामेंट होस्ट करने के काबिल नहीं समझा जाता था और क्रिकेट वर्ल्ड के सारे फैसले भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही मिलकर लिया करते थे। NKP साल्वे इंग्लैंड के इसी डोमिनेंस को चूर चूर करना चाहते थे, जिससे कि हर क्रिकेट नेशन को वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिल सके। इसी सिलसिले में NKP साल्वे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर एक समझौता करते और ICC में अपनी लॉबी बनाते, जो कि वर्ल्ड कप से इंग्लैंड को पार कराना चाहती थी। ऑस्ट्रेलिया भी इस मामले में हमारा सपोर्ट करती है और आखिरकार इंग्लैंड को भी सभी के सामने झुकना पड़ जाता है। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कराने के लिए BCCI के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसों की। लेकिन दोस्तों, NKP साल्वे ने हार नहीं मानी। कंगाल BCCI भारत में यह टूर्नामेंट कराने में कामयाब हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो यही सवाल लेकर NKP साल्वे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास जाते, जो कि धीरूभाई अंबानी के सामने इस वर्ल्ड कप का कर छुटाने की सिफारिश करती है। धीरूभाई भारत में वर्ल्ड कप होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाते और इसके लिए ब्लैंक चेक देने का वादा भी कर देते। अब जब भारत के पास वर्ल्ड कप के लिए पैसे आ जाते तो फिर हमारे लिए रास्ता भी साफ नजर आ रहा था। इंग्लैंड इस फैसले पर ICC में वोटिंग कराने की मांग करता है, लेकिन BCCI सारे क्रिकेट बोर्ड्स को अपने देश में वर्ल्ड कप का सपोर्ट करने के बदले में 5 गुना ज्यादा पैसे देने का वादा करती है। अब आपको एक बात बता दूं, जब दूसरे देश होस्ट कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने जाते तो फिर होस्ट कंट्री को ही वर्ल्ड कप में शामिल सभी क्रिकेट टीम्स को एक फिक्स फी देनी होती और इसके अलावा टीम्स के रहने खाने और यात्रा करने का भी पूरा खर्च होस्ट कंट्री को ही उठाना पड़ता है। 5 गुना ज्यादा पैसों के लालच में ज्यादातर कंट्रीज भारत को ही सपोर्ट करती है और 1987 के वर्ल्ड कप के लिए भारत और पाकिस्तान को होस्टिंग के लिए चुना जाता है। उस वक्त के वर्ल्ड कप का नाम रिलायंस वर्ल्ड कप रखा जाता है, जिससे कि धीरूभाई की कंपनी की जो पब्लिसिटी है वो पूरी दुनिया में हो सके। अब दोस्तों, भारत ने तो ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, लेकिन 1983 के बाद BCCI ने वर्ल्ड क्रिकेट पर अपने जो डोमिनेंस करने के लिए जो कदम बढ़ाए थे वो अभी तक आज तक कोई नहीं हटा सका। समय कंगाल BCCI जिन स्पॉन्सर के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाने को मजबूर थे, वही स्पॉन्सर आज BCCI के ऑफिस के सामने लाइन में खड़े रहकर आते और आज वर्ल्ड कप के दौरान एक ऐड चलाने के लिए मुंह मांग की कीमत देने को भी तैयार हो जाते। ऐसे ही BCCI की जो दूसरी बिजनेस फ्रेंचाइजी यानी कि IPL, उसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और वो भी कैसे सक्सेसफुल हुआ, जिसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया, जो दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसके डार्क साइड बहुत ही अलग है, जिसमें वो मार्केटिंग के लिए लोगों से कितना पैसा वसूल करते हैं उसके बारे में डिटेल में उस वीडियो में बताया, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे इससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है।
and thanks for watching.